असम में दुमदुमिया एक छोटा सा जंगल के बीच बसा गांव, जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। आसपास के जंगल इतने घने थे कि कई जगह तो सूरज की रोशनी भी जमीन पर पहुंचने से पहले तड़प कर दम तोड़ दी। घने पेड़ के झुरमुट के मध्य एक झोपड़ी नुमा घर, जो रहबास था एक तांत्रिक का, जिसे स्थानीय भाषा में कलराज कहा जाता है। लोग अपनी छोटी मोटी दुविधाएं जैसे चोरी चकारी, तंत्र मंत्र या ऊपरी बाधा का इलाज यहाँ से करवाते थे। कलराज घर पर बैठा कोई पुतली नुमा चीज बना रहा था कि तभी उसका खास दोस्त हेमंतो वहां आया। क्या बात है पौमित, कब तक ऐसे चलेगा दोस्त? तुम्हारे इतना जानकार होते हुए भी हम कब तक यूं ही फाका कसी की जिंदगी जीते रहेंगे? कुछ बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए दोस्त। पैसा और ये गांव वाले 150 से आगे जाते ही नहीं। हम कुछ बड़ा करने के लिए हैं, ना कि ये झाड़ फूक करने के लिए। पौमित, जो कि कलराज था, चुपचाप ये सब सुनते हुए अपना काम कर रहा था। फिर चुप्पी तोड़ी। अब लोगों को तंत्र मंत्र की जानकारी कम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तंत्र मंत्र को झाड़ फूक कह दिया जाए। रही बात कि ये काम करता है या नहीं, तो ये मैं समय आने पर जरूर बता दूंगा। एक मौका, बस एक मौका चाहिए, फिर देखना दौलत इतनी बरसेगी हम पर कि हमारे हाथ कम पड़ जाएंगे समेटने के लिए। बस एक बार अनिका देवी मिल जाए, फिर तो मैं पूरी दुनिया ही जीत लूंगा। ये कौन है? कहीं पड़ोस गांव की गौतम दा की बेटी तो नहीं? पौमित ने उसे घूर कर देखा। उसकी नजरों का ताव ऐसा था कि हेमंत तो सकपका गया। वो एक देवी है मूर्ख, माँ दुर्गा की सहायिका देवी, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही सुंदर। जहां खुश होकर रहती है वहां कभी कोई कमी नहीं आती, परंतु जिस पर खिंच जाती है उसे कोई बचा भी नहीं सकता। तू उसकी तुलना एक घर से भागी लड़की से कर रहा है? हेमंतो सकपका गया। थूक निगलते हुए वो बोला, यार माफ कर दे, मैं जानता नहीं था। पर एक बात बता, वो तुझे यहाँ कहाँ मिलेगी? वो तो देवी देवताओं के बीच ही होगी, और तू बता रहा है कि वह बहुत शक्तिशाली है, तो उसको काबू कैसे करेगा? पौमित, तेरे दोनों सवालों के जवाब ये हैं कि वो अभी श्रापित है, उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया है उसके गुस्से के कारण, और वो अपनी यादाश्त खोकर धरती पर आ गई थी। मेरी साधना ने मुझे बताया है कि यही समय है उसके हरकत में आने का। यानी अगर मैं थोड़ा ढूंढूं तो या तो वो कहीं तबाही मचाती मिलेगी या कहीं आशीर्वाद देती। बस थोड़ी मेहनत जरूर है ढूंढने में। उसकी अधिकांश शक्तियां अभी खो चुकी होंगी, और वो अभी एक साधारण इंसान से थोड़ी ज्यादा ताकतवर है, वरना पूरी शक्तियां रहते तो वो काबू में करना ही उसे असंभव है। उधर देख ये पोथी जो मेरे परदादा के दादाजी ने लिखी थी, जो यहाँ के बहुत जाने माने और शक्तिशाली कलराज थे। इतना कहकर पौमित हेमंतो को एक बहुत ही पुरानी पोथी दिखाने लगता है। पौमित ने आगे कहना शुरू किया, परदादा के दादा ने लिखा है कि अनिका देवी स्वर्ग से निष्कासित देवी हैं, क्योंकि क्रोध के आने के पश्चात उनमें सिर्फ संहार की भावना ही रहती है। जहाँ ये दया भाव में रक्षिका बनती हैं, वहीं प्रतिशोध में सिर्फ मृत्यु। ये अति सुंदर, अक्षत को मारे सदा जवान रहने वाली हैं। साथ ही साथ इनमें अति मानवीय शक्ति भी है। अनिका देवी की सारी शक्तियां नष्ट हो जाने के बाद भी इनमें कुछ शक्तियां मानवीय रूप में भी हैं, जैसे रूप बदलकर भयानक रूप में आ जाना। फिर ये संहार की देवी बन जाती है। हथियारों का इन पर बेहद मामूली असर होता है। इनकी गति अति मानवीय है। अगर ये किसी इंसान से विवाह कर लें तो वो इंसान भी कभी बूढ़ा या रोगी नहीं होता। हाँ, वो आम इंसानों की तरह ही जीता है और मरता भी है, अपनी आयु पूरी कर। हेमंतो, जो इतनी देर से चुपचाप सुन रहा था, अब चौंक कर बोला, भाई तू इतनी खतरनाक सै को कैसे काबू करेगा? और ये तेरे पर दादाजी को इतना कैसे मालूम? कहीं अनजाने के आधार पर अपनी लुटिया ना डुबो ले। भाई ये देवी देवता पिशाचनी कौन करता है आज के जमाने में? वैसे भी बहुत से लोग तुम्हें और तुम्हारे मंत्र को जाली बताते हैं। लोग वैसे भी यकीन कम करते हैं इन सब पे। पौमित की आवाज में अब तलखी आ गई थी। लोगों को छोड़, तू अपनी बक। रही बात जो तू कह रहा है कि मेरे पूर्वज को ये सब कैसे पता, तो सुन। मेरे पूर्वज ही थे जिन्होंने बहुत साल पहले अनिका देवी के कोप से लोगों को बचाते हुए अपनी जान दी थी। उनकी लिखी किताब पर शक करना भी मेरे लिए पाप होगा। भाई बुरा मत मानना, पर भाई तेरा दोस्त हूं। मैं नहीं जानता
कि ये सब सच होता भी है या नहीं, पर अगर सच निकला तो तू मुसीबत में फंस जाएगा और ये मेरे जीते जी मैं नहीं होने दूंगा। इन सब चक्कर को छोड़, शहर में मेरे जान पहचान के लोग हैं, वहां अपन दोनों की नौकरी की बात कर लेता हूँ। हेमंत तो चिंतित स्वर में बोला। पॉमित जानता था कि हेमंत तो उसके लिए जान भी दे सकता है और वो इतना साफ दिल है कि उसे खुश करने के लिए भी झूठ नहीं बोलेगा। अगर तुम्हें मेरी विद्या पे शक है तो मेरी फिक्र भी है, तो तू मेरे साथ चलता क्यों नहीं? फालतू की बतौलेबाजी करने से क्या होगा? घर बैठे तो सभी फिक्र दिखाते ही हैं, पर वक्त पर साथ देने वाला भी होना चाहिए ना। कटाक्ष काम कर गया। हेमंत तो ताड़ के झाड़ पर चढ़ गया और बोला, अगर ऐसा लगता है तुझे तो फिर ठीक है, मैं चलूंगा तेरे साथ। अब तो चाय से ज्यादा केतली गर्म होगी, पर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया हमारे हिसाब से थोड़ी ज्यादा ही बड़ी है? कालराज अपने दोस्त के भोलेपन और प्यार पर मुस्कुराया और बोला, अब भाई तूने शक करके मेरी आन को ललकारा है, तुम्हें कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा ना। ऐसा कहकर कालराज अंदर बनी अंधेरी कोठरी में गया और वहां से एक छोटी सी मिट्टी की बनी मूर्ति लाया। फिर आगे बोला, ये देखो, मैंने मेरे पूर्वज की किताब पढ़कर उसके वर्णन के हिसाब से ये मूर्ति बनाई है। इस पर किया हुआ तंत्र हमें अनिका देवी से जुड़े किसी शख्स के बारे में बताएगा। कालराज और हेमंत ट्रेन के जनरल डब्बे में पूरे एक दिन का सफर करते हुए वहां पहुंच गए। गरीबी उनके कपड़ों से झलक रही थी। गांव का साफ सुथरा पहनावा सफर के बाद काफी अस्त व्यस्त और मैला हो गया था। दोनों की हालत सफर की गर्मी से काफी खस्ता हो गई थी। फिर भी थकान उनके चेहरों पर ना थी, बल्कि आत्मविश्वास से उनके चेहरे लबरेज थे। दोनों पैदल पैदल ही एक दिशा में आगे बढ़ने लगे। हेमंत तो इतना बड़ा शहर और ऊंची ऊंची इमारतें देख अचंभित था। उसके मुंह से निकला, भाई आ तो गए तेरे उस तंत्र के भरोसे, अब आगे कहां जाना है? मुझे तो इतनी ऊंची इमारतें देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। सारी की सारी एक जैसी दिख रही है। ऊपर से जिसे ढूंढ रहे हैं उसका पता भी नहीं है हमारे पास। यहाँ की भीड़ को देखकर तो लग रहा है इस जन्म में वो आदमी नहीं मिलने वाला। यार तू हिम्मत बड़ी जल्दी छोड़ता है। मुझे तो लगता है कि तू मुसीबत में भी मुझे मरता हुआ छोड़ देगा। कलराज एक तीर छोड़ा और उसका असर भी उसके उम्मीदानुसार हुआ। हेमंतों का खून गर्म हो गया। वो अपनी पतलून ऊंची करते हुए बोला, देख बे, दोबारा ऐसी बात निकाली ना तो किसी ट्रक के नीचे तुझे धक्का दे दूंगा। मेरी वफादारी पर शक मत कर। वो तो पहली बार अपने गांव से इतना दूर आया हूं तो थोड़ा डर लग रहा है, बस इसलिए सवाल पूछ लेता हूं। कालराज ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, समझ सकता हूं तुम्हारी बेचैनी, पर चिंता मत करो। जो हमें यहाँ तक लाया है वही हमें रास्ता भी दिखाएगा। बस तुम चलते जाओ भगवान का नाम लेकर, जल्दी ही मंजिल मिलेगी हमें। चलते चलते कई किलोमीटर के सफर के बाद वो दोनों एक बहुत ही आलीशान और बड़ी सी कोठी के आगे पहुंचे। कोठी इतनी बड़ी थी कि उसका एक चक्कर लगाने में ही उनको लगभग घंटा लग जाता। हेमंत तो कोठी को विस्मय से देख रहा था। वो कालराज से बोला, वाह, इसमें तो अपने गांव बूढ़ा की हवेली भी 100 बार बन जाए। ये जो भी है बहुत मालदार होगा। कालराज, यही है हमारा आसामी। इसके मालिक की तरह ही इशारा था हमारे तंत्र का। आओ चौकीदार को बताते हैं, उसके मालिक से मिलना है हमें। हेमंतो कुछ कहता उससे पहले ही पॉमित चौकीदार तक पहुंचा और बोला, दरबान साहब, मुझे सेठ से मिलना है। उनको कह दो कि हम असम से आए हैं और उनसे जरूरी बात करनी है। चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी हालत देखकर उसे लगा कि यह कोई भिखारी है या कोई ज्योतिष या भविष्यवाणी के नाम पर ठगने वाला ठग। तभी उसका एक और साथी वहां आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ? कौन है ये दोनों? पता नहीं कौन है, बोल रहे हैं कि असम से आए हैं और साहब से मिलना है इनको। ओ भाई, साहब अभी बाहर हैं, कल आना, मिलवा दूंगा। पॉमित समझ गया कि ये उसे क्या समझ रहा है और क्यों टरका रहा है। फिर भी उसने अभी शांति रखने की सोची और कहा, देखो, मेरा अभी सेठ से मिलना जरूरी है। मुझसे मिलकर उनका ही फायदा है। तुम खाली जाकर उनको ये पर्ची दे दो, वो खुद मिलना चाहेंगे मुझसे। चौकीदार ने उसके हाथ से वो तुड़ा मुड़ा कागज ले लिया और उसे हिकारत से देखा। पॉमित समझ गया कि उसका इरादा नहीं है वो कागज अंदर ले जाने का। उसने अब की बार सख्त आवाज में कहा, एक बात सुन लो, अगर तुमने ये सेठ को ना दिया तो सेठ का बड़ा नुकसान होगा।
फिर वो मुझे ढूंढता फिरेगा और हो सकता है तुम्हारी बुरी गत बना दे। ऐसा कहकर वो दोनों मुड़ गए और आगे चलने लगे। वो चौकीदार उन दोनों को तो कभी हाथ में लिए कागज को देखता रह गया।